हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। और जो प्रमुख स्थल मिले हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और वहाँ से क्या क्या मिला है। ठीक है, तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस प्रकार बने थे, कौन सी पद्धति उनमें अपनाई गई थी। तो नगर योजना जो थी ना उसकी, वो जाल पद्धति अपनाई गई थी, यानी कि जाल की तरह प्रे हुए थे। और सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जाल पद्धति को ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो नगर योजना कैसी थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। दूसरे नंबर का हम पॉइंट की बात करें तो ये जो नगर थे एक दूसरे को आयताकार आयताकार आकृति में बने हुए थे। आयताकार या वर्गाकार आकृति में एक दूसरे को क्या था, मुख्य सड़कों तथा चौड़ी जो गलियां थी उसके ग्रिड पर आधारित थी। ठीक है, फिर आता है हम नगरों में जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का। और पक्की ईंटों को टेराकोटा बोलते थे। पक्की जो हम पकी हुई कच्ची मिट्टी जो होती है वो, उसको टेराकोटा बोला जाता था। तो नगरों में जो था वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और नगरों की जो नालियों का निर्माण था वो पक्की ईंटों के द्वारा किया गया था। और नालियाँ जो थी ना, नालियाँ वो जो थी वो पत्थरों से ढकी होती थी तथा नालियों में जो थोड़ी थोड़ी दूर पर मोखे भी बनाए गए थे, जो निकास की व्यवस्था से बनाए गए थे। और जो मुख्य सड़क थी अपनी, जो मुख्य सड़क को राजपथ कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपथ। उसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो क्या थी? 9.15 उसकी चौड़ाई थी। और जो राजपथ, इसको राजपथ कहा जाता था, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। ठीक है, और जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कों का जो निर्माण है वो मिट्टी से किया गया है। किससे किया गया है? मिट्टी से किया गया है। और जो पकी हुई ईंटी हुई या वो थी, मिट्टी थी, उसको क्या बोला जाता था? टेराकोटा। और जो ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 के अनुपात में ईंटें थी। ईंटों ईंटे का अनुपात था 4:2:1। अगर हम दरवाजों की बात करें, इनके दरवाजे जो मिले हैं अभी तक कैसे मिले हैं, तो मध्य में ना होकर एक किनारे पर स्थित होते हैं। जो मकानों के दो दरवाजे होते हैं वो बीच में ना होकर एक किनारे पर स्थित मिले हैं। घरों के दरवाजे जो होते हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, यानी कि रास्ते की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। रास्ते के पीछे की ओर केवल लोथल में ही सड़क की ओर खुलते मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लोथल में ही मिले हैं, सड़क की ओर खुले हुए। अब आता हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। वो हड़प्पा स्थल जो मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो पाकिस्तान में है। ठीक है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल का नाम, सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो हुई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की ही खोज की थी, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पर था, तो इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा स्थल की जो पाकिस्तान में है उसकी सबसे पहले खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब हमारे पास आता हड़प्पा में क्या था। हड़प्पा में शव दफनाने की प्रथा चलती थी। कैसी चलती थी? शव दफनाने की प्रथा चलती थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के वाई तट पर स्थित है। कहाँ है? रावी नदी के वाई तट पर स्थित है। देखो यहाँ से एक इसकी प्रमुख विशेषता है, ये पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है। हड़प्पा स्थल पर पूर्व और पश्चिम में दो टिले मिले हैं। क्या मिले हैं? दो टिले मिले हैं। टिले यानी कि दुर्ग। टिले को दुर्ग भी बोलते हैं। देखो पश्चिमी भाग जो होता था ना, हमेशा वो छोटा छोटा होता था परंतु ऊंचाई पर बना होता था। कैसा था पश्चिमी भाग? छोटा परंतु ऊंचाई पर बना होता था। और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो बड़ा होता था, वो निचले इलाके में था। जो पश्चिमी भाग था ना, तो उसको बोला जाता था दुर्ग टिला, यानी कि ऊंचाई पर बना है तो दुर्ग, नगर दुर्ग बोला जाता था उसको। क्या बोला जाता था? नगर दुर्ग। और जो निचले इलाके में बना होता था उसको बोला जाता ना निचला नगर। देखो पश्चिमी भाग ऊंचाई पर क्यों बना था? उसका सीधा सा मतलब था धूप से, प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से मतलब था। अगर हम पश्चिमी भाग को निचले इलाके में बना देते, पश्चिमी भाग को निचले इलाके में बना देते और छोटा बना देते,
यानी कि बड़ा ना बनाकर, ऊंचाई पर ना बनाकर उसका निचला बना देते, तो वहाँ प्रकाश की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इसलिए जो था वो पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पर बना था, परंतु छोटा था। ठीक है, देखो ये तो हमने देख ही लिया। अब आता है हड़प्पा का जो दुर्ग है, यानी कि चारों तरफ से जो घेराबंदी थी किले की या टिले की, तो क्षेत्र जो था वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था वहाँ। ठीक है, यहाँ से ईंटों के वृत्ताकार क्या मिले हैं, चबूतरे तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। क्या मिली हैं, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं। यहाँ की मोहरों पर जो सबसे ज़्यादा एक पशु का अंकित किया गया है, उसका नाम है श्रृंगी पशु। उसका नाम है श्रृंगी पशु। कौन सा पशु है यहाँ के मोहरों पर, एक श्रृंगी पशु अंकित है सर्वाधिक। यहाँ जो थे सब जो मिले हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। क्या दफनाए जाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। यहाँ के जो शव मिले हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए हुए मिले हैं। और शवों के जो पास मिला है वो क्या क्या मिला है, देखो एक कांस्य दर्पण मिला है, यानी कि कांस्य का दर्पण मिला है, सुरमा लगाने की एक सलाई मिली है, और सीपी का चम्मच मिला है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यो भी है, यहाँ से क्या निकला है, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यहाँ से जो मिला है वो मिली है एक मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, जिसको उर्वरता की देवी माना गया है। क्या माना गया है, उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, और अब आता हमारे पास मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल आता है, यो भी पाकिस्तान में है। क्या स्थल आता, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता है, जबकि भारत का जो है वो राखी गढ़ी है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और भारत का सबसे बड़ा स्थल जो मिला है वो है राखी गढ़ी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ से इसका अर्थ क्या है। देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टिला। क्या है, मृतकों का टिला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों का टिला, जिसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं इंग्लिश में। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन के हाईलाइट किए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो जो था वो पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टिले को स्तूप टिला भी कहा जाता है। जो पश्चिमी भाग में टिला होता था, जो कैसा बना होता था, ऊंचाई पर बना होता था, उसको क्या कहा जाता, स्तूप टिला भी कहा जाता। क्यों स्तूप टिला क्यों कहा जाता, क्योंकि कुषाण शासकों ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किस वंश के शासकों ने करवाया था, कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ क्या करवाया था, एक स्तूप टिले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया स्तूप टिला। अब यहाँ जो थी एक प्रथा चलती थी, वो चलती थी सब जलाने की प्रथा। कई बार क्वेश्चन आए हुए, हड़प्पा स्थल पर कैसी प्रथा थी, तो सब दफनाने की प्रथा थी। जब सब जहाँ सब दफनाए जाएंगे वहाँ कब्रिस्तान तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जहाँ सब जलाए जाएंगे यहाँ सिंधु नदी के देखते हैं हम दाहिने तट पर था। ठीक है, यहाँ से कोई कब्रिस्तान के प्रमाण तो मिले नहीं है मोहनजोदड़ो से, कब्रिस्तान वहीं मिलेगा जहाँ सब दफनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ से, कौन से स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। यहाँ क्या होता था, सब जलाए जाते थे। यहाँ से एक प्रमुख स्थल इसका है, विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार मिला है, जिसका जलाशय कहाँ है, दुर्ग टिले में है। जिसका जलाशय दुर्ग टिले में है। देखो स्नानागार जो मिला है, यहाँ कई बार इसका क्वेश्चन आया है, ये किसके लिए, किस काम के लिए यूज होता हुआ होगा। ये एक विशाल स्नानागार था जो धर्म से संबंधित था, यानी कि धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। ये सब संभावनाएं लगाई जाती हैं, इसका कोई पक्का ऐसा प्रमाण तो मिला नहीं है कि ये बिल्कुल इसी के लिए था, सब संभावनाएं हैं, क्योंकि ये पुरातात्विक खुदाई से जो जो मिलता है उसी के आधार पर पता चलता है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने इसे क्या कहा है, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो जिसका जलाशय तो दुर्ग टिले में था, इसकी लंबाई चौड़ाई के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, और गहराई के ऊपर, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 7.01 मीटर थी। चौड़ाई कितनी थी, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और इसकी लंबाई जो थी वो 11.88 मीटर थी, और इसकी जो गहराई थी
वो थी 2.43 मीटर, गहराई 2.43 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, और जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी। इसकी जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी तो होंगी ना उतरने चढ़ने के लिए, क्योंकि जलाशय है, तो सीढ़ी जो थी उत्तर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में इसकी सीढ़ी थी। सीढ़ी कैसी थी? उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में सीढ़ी डिजाइन की गई थी। यहाँ से जो भवन मिले हैं वो पक्की ईंटों से बने थे। यहाँ के जो भवन मिले हैं वो कैसे बने थे? पक्की ईंटों से बने थे। इसकी जो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मिली है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो विशाल तो स्नानागार था, महत्वपूर्ण स्थल है, मगर सबसे बड़ी जो इमारत मिली है, यानी कि जो भवन मिला है वो क्या मिला है? एक अन्नागार मिला है, यानी कि अन्न रखने के लिए एक भवन जो मिला है उसको बोलते हैं अन्नागार। जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 45.71 मीटर उसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करूं तो 15.23 मीटर उसकी चौड़ाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। यहाँ से जो मिली है पशुपति की मोहर मिली है। क्या मिली है? पशुपति की मोहर मिली है। पशुपति किसको बोलते हैं? जिसका आधा भाग जो होता है वो मानव का होता है, और आधा भाग जो होता है वो बाघ का होता है। यानी कि मानव का और बाघ का दोनों का आधा आधा भाग होता है। उसकी एक मोहर मिली है जिसपे क्या अंकित है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इनसे। इस मोहर पर क्या मिला है? चीते की अंकित मूर्ति मिली है एक, यानी कि चीते की आकृति मिली है, गैंडे की मिली है, भैंसे की और हाथी की, हिरन की। कितने की मिली है? 5 जनों की मूर्तियां इसके अंकित हैं। चीते की, गैंडे की, भैंसे की, हाथी की और हिरन की। कब्रिस्तान के प्रमाण तो नहीं मिले, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ सब जलाए जाएंगे, सब जलाए जाएंगे। सब जलाए जाएंगे तो राख मिलेगी, इसलिए इसको मृतकों का टिला बोलते हैं। ठीक है। हाथ से बना हुआ एक यहाँ सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी कि अपने अपने घरों में यहाँ कुएं के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? एक जो बृहद स्नानागार था, जो हमारे पास विशाल स्नानागार मिला है, उसके उत्तर पूर्व में जो है 70.1 बाई 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष भी मिले हैं। जो विशाल स्नानागार के उत्तर पूर्व में क्या मिला है? 70.1 बाई 23.77 मीटर के एक आकार का विशाल भवन मिला है। यह संभवतः पुरोहितों के निवास स्थान का या विद्यालय रहा होगा। ठीक है, क्योंकि धर्मानुष्ठान से संबंधित स्नान करते थे विशाल स्नानागार से, तो उनकी व्यवस्था भी वहीं होगी एक विशाल भवन में। उसके जो कहाँ मिला था? उत्तर पूर्व में मिला है ये वाला। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कालीबंगा। क्या था? कालीबंगा स्थल आता। ये स्थल जो है, इसकी जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ी है। इसका जो अर्थ है क्या है? वो काले रंग की चूड़ी। यहाँ से क्या मिला है? देखो इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, और यहाँ से ईंटों का अलंकरण मिला है, और अग्निकुंड की श्रृंखला भी यहीं से मिली है। कई ये क्वेश्चन आए हुए हैं जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगली यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड की श्रृंखला मिली है, ऊँट की हड्डियाँ यानी कि अस्थियाँ भी मिली हैं, और बेलनाकार मोहर मिली है। उस सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत से कारण हुए हैं। आर्यों का आक्रमण, भूकंप भी बताते हैं, और बाढ़ भी बताते हैं, सिंधु नदी। तो सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। पकी मिट्टी का हल भी मिला है, जिसको क्या बोलते थे? टेराकोटा बोलते थे। और पकी जो ईंट का अनुपात था वो क्या था? 4:2:1 के अनुपात में पक्की मिट्टी का, यानी कि पकी ईंट का अनुपात था। अनेक अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी ऐसे मिले हैं, यानी कि उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था थी। यहाँ से भवन जो थे यहाँ के कच्ची ईंटों से बने थे। भवन कहाँ के बने थे? कैसे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। और पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार में ही किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ गया है? नालियों में किया गया है, कुओं में और स्नानागार में ही किया गया है। देखो यहाँ से एक शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। कैसे मिले हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। देखो बच्चे की एक खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इससे जल कपाली या मस्तिष्क की शोथ की बीमारी का पता चलता है।
यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के वायु घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी द्वारा काटे जाने का निशान भी मिला है। किसके द्वारा मिला है? कुल्हाड़ी के काटे जाने के द्वारा एक निशान मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? एक पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग किले पर सिंधव सभ्यता के नीचे भी एक सभ्यता मिली है, जिसका नाम दिया गया है प्राग सिंधव संस्कृति के पुरावशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? प्राग सिंधव सभ्यता मिली है और उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ का जो नगर था, दुर्ग था, नगर दुर्ग था, वो समानांतर चतुर्भुज था। नगर दुर्ग कैसा था? समानांतर चतुर्भुज के आकार में उसका नगर दुर्ग था। कालीबंगन ही एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका निचला नगर जो था वो सामान्य लोगों के रहने के लिए था। निचला नगर कहाँ बनता था? पूर्व दिशा में बनता था। निचला नगर कहाँ बनता था? पूर्व दिशा में बनता था, परंतु बड़ा होता था वो। मैंने पहले ही इसका लॉजिक बता दिया था। किले से घिरा हुआ था। क्या मिला है? जो निचला नगर जो था वो सामान्य लोगों के रहने के हेतु भी था, और कैसे घिरा हुआ था? वो किले से घिरा हुआ था, यानी कि उसकी घेराबंदी भी सुरक्षा के हिसाब से की गई थी। दुर्ग तथा नीचे का नगर जो था वो दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं। अब हमारे पास आता चनहून द्रोण स्थल। कौन सा स्थल? चनहून द्रोण स्थल। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? वक्र के आकार की ईंटें मिली हैं, जिसको बोलते हैं वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति, जो प्राक हड़प्पा संस्कृति थी, यानी कि सेंधव सभ्यता जो थी, उससे भी पहली एक सभ्यता के अवशेष होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा संस्कृति, झोकर एवं झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, और सेंधव सभ्यता के 3 स्तर के साक्ष्य हम आगे अगले वाले उसमें करेंगे जहाँ से मिलेंगे। ठीक है, किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से किलेबंदी की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से लिपस्टिक, मनके बनाने का कारखाना मिला है, जला हुआ कपाल मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली है, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। किसके? ईंट पर बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ईंट पर मिले हैं, याद रखना है। मिट्टी के मोर की आकृति मिली है। वर्गाकार मोहर भी मिली है। यहाँ से क्या मिली है? वर्गाकार मोहर की छाप पर 2 नग्न नारियां जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हुए हैं। वर्गाकार एक मोहर है, उस पर 2 नग्न नारियां हैं जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं, तथा ध्वजों के बीच से पीपल की पत्तियां निकली हैं। इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह संभवतः एक औद्योगिक केंद्र ही होगा। क्या होगा? एक संभवतः औद्योगिक केंद्र ही होगा। एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिला है। 3 घड़ियाल हैं और 2 मछलियां हैं। किस पर? एक मिट्टी की मुद्रा है कोई। ठीक है, अब हमारे पास आता है लोथल। लोथल के कई सारे नाम हैं। इसको बंदरगाह भी बोलते हैं, यानी कि लोथल जो था ना, इसको पत्तन भी बोलते थे। लोथल को क्या बोलते थे? पत्तन। पत्तन यानी कि बंदरगाह। एक बंदरगाह था वो। लोथल क्या था? बंदरगाह था। कहाँ स्थित था? सागर तट पर स्थित था। एक ऐसा स्थल था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। कैसा स्थल था? एक बंदरगाह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और पश्चिमी एशिया से जो व्यापार होता था। लोथल को देखो, कई बार एग्जाम में लिखा आएगा कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन था, तो लिखेंगे लोथल। या बंदरगाह था तो लोथल। बहुत सारे नाम उसके कंफ्यूज करता है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है? धान एवं बाजरे की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। धान एवं बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी कि साक्ष्य मिले हैं। स्त्री पुरुष, यानी कि स्त्री और पुरुष के एक साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, इसको बोलते हैं युग्म समाधान। ठीक है, इसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं, यानी कि डाकयार्ड या बंदरगाह। ठीक है, इसका जो बंदरगाह था ये कहाँ से जुड़ा था? भोगवा नदी से जुड़ा था। गोदीवाड़ा जो मिला है वो भोगवा नदी थी एक, उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, हाथी दांत का एक सीप का पैमाना मिला है। हाथी दांत तथा सीप का भी एक पैमाना मिला है। नाव के आकार की 2 मोहरें मिली हैं, तथा लकड़ी का अन्नागार मिला है। कैसा मिला है? लकड़ी का बना हुआ था। अन्न रखने का जो भवन था वो लकड़ी का बना हुआ मिला है। फारस की मोहर मिली है, यानी कि फारस के साथ व्यापार भी होता था। सेलखड़ी की 4 मोहरें मिली हैं। सोने के दाने मिले हैं, जो मन के, कौवा तथा लोमड़ी उत्कीर्ण हैं। सोने के दाने मिले हैं। मन के बनाने का एक कारखाना मिला है,
मृदभान पर एक चित्र उकेरा गया है जिस पर कौवा तथा लोमड़ी उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण है? मृदभान पर उत्कीर्ण है जिस पर कौवा तथा लोमड़ी उत्कीर्ण है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति मिली है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मूर्ति मिली है? तो लोथल से मिली है। एक दिशा मापक यंत्र भी मिला है। कैसे मिला है? एक दिशा मापने वाला यंत्र मिला है। तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश तथा कुत्ते की आकृतियां मिली हैं जिनमें तांबे का कुत्ता उल्लेखनीय है। जिनमें तांबे का जो कुत्ता मिला है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। आटा पीसने के 2 बाट मिले हैं, बाट या पाट मिले हैं। फिर क्या मिला है हमें यहाँ से? जो पूरी सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। कहीं भी सिंधु सभ्यता में आटे पीसने के वाट नहीं मिले अब तक जो ज्ञात स्थल है। कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। देखो मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें मिली हैं यहाँ से। कितनी? 3 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के अच्छे संबंध थे। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो हमारी सभ्यता को क्या बोलते थे? मेलुहा की सभ्यता बोलते थे। तो उसके साथ, उन लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। तो लोथल नगर जो था लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो दोनों के विशेषताएं रखता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास वनावली। मैंने बताया था संस्कृति के 3 स्तर भी मिलेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्तर भी मिलेंगे। कहाँ से मिलते हैं वो? वनावली से मिलते हैं। वनावली कहाँ स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। संस्कृति के 3 स्तर कौन कौन से मिलते हैं? एक तो प्राक संस्कृति, एक विकसित, फिर मिलती है उत्तर। प्राक, विकसित और उत्तर सिंधव संस्कृति के प्रमाण यहीं से मिलते हैं और कहीं से नहीं मिले। 3 संस्कृति के स्तर वनावली से मिले हैं। ठीक है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है।